गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का इतिहास का पाठ 1 पढ़ेंगे। हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। हजारों वर्ष पहले जो भी परिवर्तन हुए थे उसकी पड़ताल करेंगे इस चैप्टर में। देखिए, मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। एक मानचित्र ये है और दूसरा मानचित्र दूसरे पेज पे दिया हुआ है। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता इल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। यहाँ पे जो नक्शा दिया है ये दुनिया का एक बड़ा मानचित्र जो है, मैप जो है उसका एक हिस्सा है और भारतीय महाद्वीप को दर्शाता है। भारत के जितने महाद्वीप हैं उनको ये दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। मानचित्र 2 जो है वो एक फ्रांसीसी मानचित्रकार थे, उन्होंने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर इनमें काफी अंतर है, लेकिन इन दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज हम उत्तर भारत ढूंढते हैं। मतलब कि इल इद्रिसी के जो नक्शे में दक्षिण भारत बना हुआ है वो उस जगह पर है जहां पर आज हम अपना नॉर्थ इंडिया ढूंढते हैं। और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है और श्रीलंका जो है उसका द्वीप ऊपर की तरफ है, जहाँ के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ नाम जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज उस टाइम भी था और आज भी है। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। जो मानचित्र 2 है वो पहले मानचित्र के 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस काल विधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। इस मानचित्र में जो है वो सूचनाएं काफी बदल गई थी मानचित्र 1 के दौरान। जो मानचित्र 2 में जो आया उसमें काफी सूचनाएं बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा क्योंकि इसमें नाम वो होंगे जो हम अभी यूज करते हैं। इनमें विशेषकर तटीय इलाके के बर्फी ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। इसमें मेन जो है वो तटीय इलाके के जो बर्फी ब्यौरे हैं ना, उनको देखकर हैरानी होती है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी मुद्रा यात्रा के लिए इस नक्शे के इस्तेमाल किया करते थे। मतलब कि यूरोप के जो नाविक हैं वो व्यापारी अपने समुद्र यात्रा के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, समुद्री यात्रा जो समुद्र से आना जाना करते हैं उसके लिए। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतनी ही महत्वपूर्ण बात यह भी है कि दूसरे युग में जो मानचित्र बना उसमें विज्ञान भी साइंस भी काफी बदल गया था, क्योंकि इम्प्रूवमेंट हो गई थी उसमें। आज के टाइम पे और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शे और लेखों का अध्ययन करते हैं तो इनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। इसमें क्या करना पड़ता है हमें, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि इस युग के जो मानचित्र में काफी विज्ञान है और अब जो हम पढ़ते हैं उसके लिए नक्शे, लेख और दस्तावेजों में काफी पढ़ना पड़ता है। उसके लिए काफी थ्योरी होती है उसके पीछे। पहले इतनी थ्योरी नहीं होती थी, प्रैक्टिकल बेस पे काम होते थे। अब इनकी अलग अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमियां होती हैं जिनको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। नई और पुरानी
शब्दावली। नई और पुरानी शब्दावली क्या है? अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। मतलब कि उदाहरण के लिए देखिए आप, मध्य युग की, बीच के युग की जो फारसी है वो आज की फारसी भाषा से काफी अलग है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्याकरण में या शब्दों में ही आई है, ये शब्द जो है वो उसके अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द को ही ले लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। आज हम हिंदुस्तान को बोलते हैं भारत, हिंदुस्तान का अर्थ है भारत। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाके में था। उस टाइम पे जब इन्होंने भारत का नाम रखा था हिंदुस्तान शब्द से, तब जो है इसका आशय किससे लगाते थे? पंजाब से, हरियाणा से और गंगा यमुना के बीच के स्थित इलाकों से। इनमें इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो कि दिल्ली में जो सुल्तान इलाके क्षेत्र थे उनमें आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बार्बर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। मतलब कि इसके विपरीत जो 16वीं सदी के आरंभ में बार्बर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और वहाँ के निवासियों की संस्कृति के वर्णन के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा उपयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। ये जो 14वीं सदी के एक कवि अमीर खुसरो थे, उनके द्वारा प्रयुक्त शब्द किया था हिंद, उससे हिंदुस्तान लिया था। मगर जहाँ भारत का एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्तत्व के रूप में पहचाना जा रहा है, जहाँ आज हम एक भारत के भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्य के रूप में पहचानते हैं, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। उस टाइम पर हिंदुस्तान शब्द से राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो कि आज हम जोड़ के रखे हुए हैं। ठीक है। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधानी रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। मतलब पहले के टाइम पे जो कि किसी समाज का नहीं है, किसी गांव का नहीं है व्यक्ति, उसे विदेशी कहते थे। आज हम दूसरे देश के इंसान को या इंग्लिश बोलने वाले अंग्रेज को विदेशी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे।
मतलब कि दूसरे देश में रहने वाले लोग या जिनकी नगरवासी दूसरी है, दूसरी जगह रहते हैं, वो विदेशी कहलाते थे। लेकिन एक ही जगह रहने वाले अलग अलग धर्म के लोग विदेशी नहीं कहलाते थे। इसके आगे का चैप्टर मैं आपको कल रीड कराऊंगी और अभी आप सेल्फ स्टडी करेंगे, खुद से रीड करेंगे, ताकि कल जब मैं आपको ये चैप्टर समझाऊं तो आपको बहुत ईजी हो समझने में।